आज की कहानी है इंतकाम। यह चैनल आपको डरावनी कहानियों से रूबरू कराएगा जो आपकी रूह को कांप उठाएंगी। हम आपके लिए भूतों, भूतिया जगहों और अनसुलझी मुसीबतों से भरी ये कहानियाँ लेकर आते हैं। इस चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद ले सकते हैं और सुनने वाले भी अगली रात की तलाश में नींद से उठ जाएंगे। हमारे चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी भूतों की कहानियाँ, जिनमें अनसुलझी मुसीबतें और अज्ञात तत्वों का सामना होता है, सुनाई देंगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें और अपने नाम के साथ हमारे चैनल पर साझा करें। तो देर किस बात की है, अभी हमारे साथ जुड़ें और डरावनी दुनिया में खो जाएं। यह कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते परिवार के साथ, लेकिन इसका ऐसा दुखद अंत होगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। शिखर और अवंतिका दोनों की शादी को 2 साल हुए थे। आज शिखर के छोटे भाई रौनक की शादी पक्की हो गई थी। अमृता और रौनक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। रौनक और शिखर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। शिखर ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसका एक ही सपना था, अपने साथ साथ रौनक को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। शिखर का सपना आज पूरा हुआ था। रौनक एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। आज अमृता, जिसे वह बहुत चाहता था, वह भी उसकी जिंदगी में आने वाली थी। शिखर, अवंतिक और रौनक तीनों अमृता के घर बैठे थे, शादी की बात कर रहे थे। सारी बातें तय हो जाने के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। शिखर ने अमृता के पापा से कहा, अंकल आप शादी की तारीख निकलवा लीजिए, और हाँ, हम शादी बहुत ही सिंपल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होना, शादी का सारा इंतज़ाम मैं देख लूँगा। अमृता के पापा जगवीर जी ने कहा, बेटा तुमसे बात करके तो मेरा मन ही हल्का हो गया, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। शिखर ने अवंतिका की ओर इशारा किया, दोनों विदा लेकर चल दिए। बाहर आकर रौनक ने कहा, भैया आप भाभी को लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर शिखर ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे पता है ना रात कितनी हो गई है, सुनसान रास्ता है, जंगल भी पड़ता है, चल हमारे साथ। अवंतिका ने कहा, ओफो आप भी ओल्ड फैशन हो, इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अमृता के साथ बिताने के लिए इन दोनों की ज़िंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है। यह सुनकर शिखर हंसने लगा। रौनक को वहीं छोड़कर दोनों वापस चल दिए। शिखर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते का कुछ हिस्सा जंगल से होकर गुजरता था, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। शिखर बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। शिखर ने अवंतिका से कहा, जानती हो अवंतिका, मुझे अपनी शादी की जितनी खुशी नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा आज हो रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने रौनक को अपने बेटे की तरह पाला है, उसकी शादी से बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अवंतिका बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, मेरे पापा ने जब मेरी शादी पक्की की थी तो वो भी कितना खुश थी। आज तुम वही खुशी महसूस कर रहे हो। तभी गाड़ी को तेज़ झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज़ से टकराई हो। शिखर और अवंतिका घबरा गए। शिखर ने फटाफट ब्रेक लगाए। अवंतिका की चीख निकल गई। शिखर ने कहा, पता नहीं, शायद कोई जंगली जानवर होगा, मैंने बातों के चक्कर में ध्यान से देखा नहीं, मैं उतर कर देखता हूँ। अवंतिका बहुत डर गई थी। उसने कहा, नहीं तुम नीचे मत उतरो, चलो यहाँ से फटाफट। शिखर भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा, उतर कर तो देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गाड़ी के नीचे न फंसा हो, गाड़ी को कितना नुकसान हुआ ये भी देखना पड़ेगा। वह अवंतिका से बात कर ही रहा था, तभी अवंतिका सामने शीशे में देखकर चीख पड़ी। उसे देखकर शिखर ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर खड़ा था और अपने आप को घसीटता हुआ उनकी ओर आने की कोशिश कर रहा था। वह बुरी तरह जख्मी था। शिखर और अवंतिका बुरी तरह घबरा गए। शिखर उतरकर उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अवंतिका ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, तुमने एक आदमी को उड़ा दिया है, पुलिस केस हो जाएगा। घबराहट में शिखर ने गाड़ी भगा दी। फिर उसने सामने शीशे में देखा, वो आदमी गिर पड़ा था और हाथ जोड़कर मदद के लिए पुकार रहा था। शिखर घबराहट में गाड़ी भगाता हुआ बहुत दूर निकल गया। अवंतिका अब भी रो रही थी। शिखर ने कहा, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, वह मर जाएगा। अवंतिका ने कहा, तुमने देखा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो बचेगा नहीं, अस्पताल ले जाते तो तुम फंस जाते। अवंतिका की हाँ में हाँ मिलाकर शिखर ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में वे दोनों शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। अवंतिका ने पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और बोतल शिखर की ओर बढ़ा दी।
शिखर ने मना कर दिया। कुछ ही देर में घर आ गया। शिखर ने गाड़ी पार्क की और उतर कर देखा। गाड़ी पर सामने से डेंट पड़ गया था। एक ओर की फ्रंट लाइट भी टूट गई थी। अवंतिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और शिखर को लेकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। शिखर को बहुत पछतावा हो रहा था। हे भगवान, आज ही यह सब होना था। पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। अवंतिका बोली, शिखर, अब इस बात को भूल जाओ। उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें पुलिस पकड़ लेती और हम सबका क्या होता। शिखर ने अवंतिका की बात में सहमति जताई, लेकिन उसका मन अंदर से उसे कचोट रहा था। बार बार वही दृश्य दिख रहा था। खून में लथपथ आदमी उठकर किसी तरह उनकी ओर आ रहा था। फिर वह गिर पड़ा और ज़मीन पर पड़े पड़े हाथ जोड़ रहा था। कुछ ही देर में घंटी बजी। शिखर ने गेट खोला तो देखा सामने रौनक खड़ा था। रौनक अंदर आया। शिखर ने जल्दी से गेट बंद करके शिखर से सवाल किया। शिखर ने पूछा, तू वहाँ से आया? रास्ते में कुछ देखा? रौनक बोला, नहीं भैया, रास्ते में तो कुछ नहीं था। यह सुनकर शिखर को और ज़्यादा घबराहट होने लगी। वह उसे अपने बेडरूम में ले गया, जहाँ अवंतिक बैठी रो रही थी। भाभी को रोता देखकर रौनक ने कहा, क्या हुआ भैया, आप दोनों लड़ाई हुई है क्या? भाभी क्यों रो रही हैं? शिखर ने झुझलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जंगल में रोड पर तुझे कोई घायल आदमी मिला था क्या? अब रौनक के सब्र का बांध टूट रहा था। भैया साफ साफ बताओ, बात क्या है? भाभी क्यों रोए जा रही हैं? शिखर उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर रौनक सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? लेकिन उस रास्ते पर तो कोई नहीं मिला। शिखर ने अवंतिक की ओर देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो सकता है कोई उसे उठाकर अस्पताल ले गया हो। रौनक भी शिखर की बात का समर्थन करता है और अवंतिका को दोनों चुप कराने की कोशिश करते हैं। तीनों सोने चले जाते हैं। शिखर और अवंतिका अपने बेडरूम में लेटे थे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। उधर रौनक भी जाग रहा था। जंगल में घायल पड़े उस आदमी के साथ क्या हुआ, यह सब जानना चाहते थे। रात के गहरे सन्नाटे में वह करीब 40 साल का आदमी, जो कि आखिरी बस छूट जाने के कारण ही पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे पता था इस जंगल में रात को 12 बजे के बाद शैतानी ताकतों का कब्जा हो जाता है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी उसे पीछे से एक कार आती दिखाई दी। उसने सोचा उससे लिफ्ट मांग लेता हूँ। वह मुड़कर हाथ दे रहा था, लेकिन जिस कार से वह सहारे की उम्मीद कर रहा था, उसी ने उसे कुचल दिया। कार में बैठे 2 लोगों ने अपनी बातों के चक्कर में उसे अनदेखा कर दिया। पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह हाथ जोड़कर उसे ले जाने की प्रार्थना कर रहा था। गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह चिल्ला रहा था। 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। गाड़ी को रुकता देख वह आदमी किसी तरह घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यह क्या, दूसरे ही मिनट में गाड़ी चल दी और तेज़ी से दूर निकल गई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। वह घायल अवस्था में अंधेरे में चिल्ला रहा था, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, किसी को तो भेज दो मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इस अधेड़े सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ दबकर रह गई। वह आदमी किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। कहीं और कोई गाड़ी उसे न कुचल दे, इस डर से वह सड़क से हट जाना चाहता है। वह आदमी बुरी तरह से कराह रहा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन गुम चोट भी लगी थी, जिसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने पलट कर देखा तो एक काला गहरा साया खड़ा था। उसे देखकर आदमी में कुछ हिम्मत आई। भैया मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, चिंता मत कर, हम इस दर्द से तुझे छुटकारा दिलाने आए हैं। आदमी ने झट से पलट कर देखा तो दूसरी ओर एक और साया खड़ा था। वह आदमी कहने लगा, भगवान आपका भला करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से ले चलो, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तभी पहले वाले ने कहा, जीकर क्या करेगा, ये इंसान तुझे फिर से मारेंगे, हमारे साथ चल, फिर कभी मरने से डर नहीं लगेगा। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कहता है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, हम नरपिशाच हैं, हम सिर्फ खून पीते हैं, जिसका हम खून पीते हैं वो हमारे जैसा बन जाता है। ये सुनकर वह आदमी रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है।
तभी दूसरा आदमी बोलता है, तुझे उनसे बदला नहीं लेना जिन्होंने तुझे मारा है। हम तेरा खून पीकर तुझे नरपिशाच बना देंगे, फिर तू अपना बदला ले सकेगा, इस दर्द से मुक्त हो जाएगा। वह आदमी बात कर ही रहा था, डर के मारे वह थर थर कांप रहा था। तभी पहले वाले नरपिशाच ने उसके कंधे के पास अपने दांत गढ़ा दिए। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़कर उसका पूरा रक्त पी लिया। बिना रक्त के कुछ ही मिनट में वह मर गया। दोनों नरपिशाच ठहाका लगाकर हंसने लगे। एक ने उसके शव को नीचे खाई में फेंक दिया। तभी सामने वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों से भयंकर आग निकलती लग रही थी, आंखें लाल सुर्ख। पहले वाले नरपिशाच ने कहा, अब तुझे इंतकाम लेना है। जितने लोगों का खून पिएगा उतनी ही तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन जिसने तुझे मारा है उसका रक्त पीने से तेरी शक्ति 4 गुना हो जाएगी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में गुम हो गए। अवंतिका और शिखर बहुत देर रात तक जगते रहे। सुबह बाहर माली घंटी बजा रहा था, जिसे सुनकर शिखर चौंक कर उठा। वह बाहर आया और उसने गेट खोला। क्या बात है माली काका? माली ने बताया, साहब मैं पौधों में पानी दे रहा था, तभी मेरी नज़र पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी पर पड़ी। उसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग लगा था। ऐसा लगता है जैसे किसी का खून हो। साहब कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? शिखर घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं। दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। शिखर गाड़ी देखते ही समझ जाता है। उसका बम्पर बिल्कुल टूट चुका था। सामने की एक लाइट भी टूटी हुई थी। टूटे हुए बम्पर पर खून लगा था। उसने माली से कहा, अरे कुछ नहीं, कल जंगल में शायद कोई जानवर इससे टकरा गया होगा। मैं मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो गाड़ी ले जाएगा। माली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, साहब ये क्या कह रहे हैं? कल आपने जंगल में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपको पता है उस जंगल में नरपिशाच रहते हैं। इस खून को सूंघते हुए वो घर आ जाएंगे। शिखर पसीने पसीने हो रहा था। तभी आवाज़ सुनकर अवंतिका भी बाहर आ गई थी। माली की बात सुनकर शिखर ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? कोई नरपिशाच नहीं होता। ज़रा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, जाओ अपना काम करो। माली चुपचाप चल देता है। तभी अवंतिका उसे रोकती है। माली काका क्या बता रहे थे आप? माली ने बताना शुरू किया, साहब यह इलाका एक आदिवासी कबीले का था। वहाँ के लोग इस जंगल में रहते थे। पहले सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था। कबीले में किसी भी बाहर के आदमी का आना जाना नहीं था। दिन में 1-2 गांव वाले चुपचाप इस रास्ते को पार करते थे। किसी को ज़रूरी काम होता था तो वो ही जाता था। कबीले वाले कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। कबीले के सरदार मंगल सिंह बूढ़े हो चले थे। उनका बेटा बहुत ही नालायक था। कबीले की प्रथा थी कि कबीले का सरदार अपनी जगह खुद किसी को चुनता था। कबीले का एक नौजवान था, सुंदर। सरदार ने उसे अपनी जगह सरदार बना दिया। ये बात मंगल सिंह के बेटे को बहुत बुरी लगी। एक दिन सुबह मंगल सिंह जंगल में मरे हुए मिले। उसके कुछ दिन बाद सुंदर की भी लाश कबीले वालों को मिली। सभी सरदार के बेटे को इसके लिए दोषी मानने लगे। एक दिन इसी सड़क पर कबीले वालों ने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया। उसके बाद इस कबीले में हर शनिवार की रात को कोई न कोई मरा पाया जाता। कहते हैं मंगल सिंह का बेटा नर पिशाच बन गया, क्योंकि जो भी मरता था उसके कंधे के पास दांतों के निशान होते थे और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता था। डर के मारे कबीले वाले इस जगह से भाग गए। उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। जो भी उस कच्चे रास्ते पर जाता उसकी लाश अगले दिन मिलती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के उस पार बसावट होने लगी। तब सरकार ने यह पक्की सड़क बनवा दी। दोनों तरफ लाइटें लग गईं। बहुत दिनों तक दिन रात गार्ड तैनात रहते थे। फिर मौतों का सिलसिला बंद हो गया। सबको यह लगता था कि वह नर पिशाच भी मर गया या कहीं भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद उस रास्ते से एक पति पत्नी, जिनकी कार खराब हो गई थी, पैदल जा रहे थे। सुबह उसी अवस्था में उनकी लाश मिली। तब से अंधेरा होने के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। 1-2 गांव के बुजुर्ग ने दूर से देखा कि जिन लोगों का वो नरपिशाच खून पीता था वो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। यह सेना अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। उस रास्ते की कोई भी चीज़ आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। आपकी गाड़ी की टक्कर से ये खून यहाँ तक पहुँच गया है, वे लोग ज़रूर आएंगे। यह सब सुनकर शिखर और अवंतिका दोनों घबरा जाते हैं। शिखर कहता है, काका ये भी तो हो सकता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हों। माली काका ने कहा, साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
अगर जंगल में किसी को आपकी गाड़ी से चोट लगी है तो नर पिशाच आपको ढूंढते हुए आएंगे ज़रूर। अवंतिका ने कहा, काका अब क्या करना चाहिए? माली काका ने कहा, मेम साहब फिलहाल तो आप घर पर रहिएगा। दूसरी बात, गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना। आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान उधर नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है नर पिशाचों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस जगह गया तो वो उसके साथ आपके घर तक आ जाएंगे। साहब मेरी बात मानो तो इस गाड़ी को या तो बेच दो या इसे आग लगाकर खत्म कर दो। शिखर बोला, काका डरो मत, आज के ज़माने में ये सब नहीं होता। आप जाओ अपना काम करो। माली काका चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेम साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अवंतिका यह सुनकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखर भी उसके पीछे अंदर आया। उसने कहा, अरे तुम भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ जाती हो? मॉडर्न होते हुए भी भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो। अवंतिका ने कहा, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी रौनक आया। क्या हुआ भाभी? अवंतिका ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर रौनक के पसीने छूट गए। वो बोला, हाँ भाभी मैंने भी ये किस्से सुने तो हैं। अवंतिका ने कहा, यह बात अपने भैया को समझाओ, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शिखर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे एहसास था कि उसने गलत तो किया है, जिसकी सज़ा भुगतने के लिए वह तैयार था। शिखर ने कहा, चलो तुम दोनों की बात मान लेते हैं, लेकिन अब करना क्या है? अवंतिका जैसे बस यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाओ, या तो इसे बेच दो, कहीं ले जाकर आग लगा दो। दोनों भाई मिलकर गाड़ी को आग लगाने की सोचते हैं, क्योंकि इस छोटी सी जगह में गाड़ी बेचना बहुत कठिन था। दोनों गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा देते हैं। शिखर अपनी कार को जलते हुए देखकर रो रहा था, लेकिन रौनक ने उसे समझाया, भैया हम सही सलामत रहे तो इससे बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। दोनों शाम तक घर आ जाते हैं। अवंतिका खाना बनाकर तैयार कर चुकी थी। अवंतिका ने घर में घुसते ही पूछा, क्या हुआ, हो गया काम? शिखर बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। रौनक ने भाभी को समझा दिया। अवंतिक बोली, चलो मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ। शिखर बोला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। रौनक बोला, भैया कल से आपने कुछ नहीं खाया, भूखे रहने से क्या होगा? खाना खाओगे तो सोचने की शक्ति मिलेगी। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना खाने के बाद शिखर और रौनक दोनों छत पर टहलने चले जाते हैं, क्योंकि अवंतिका ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। शिखर और रौनक दोनों छत पर घूम रहे थे। अचानक शिखर की नज़र पहाड़ों के बीच में उस रास्ते पर जाती है जो जंगल को जाता है। उसे देखकर शिखर चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रौनक उसे संभालता है। भैया क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? शिखर कहता है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। रौनक उस ओर देखता है, भैया वहाँ कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है। लेकिन शिखर बार बार चिल्ला रहा था। उनकी आवाज़ सुनकर अवंतिका भी ऊपर आ जाती है। अवंतिका को देखकर शिखर जोर से चिल्लाने लगता है, अवंतिका तुम्हें पता है ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इन्हें रोक लो, ये मुझे लेने आए हैं। अवंतिका बोली, शिखर वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें क्या दिख रहा है? रौनक इन्हें नीचे ले चलो। रौनक किसी तरह शिखर को नीचे लेकर आता है, उसे सोफे पर बिठा देता है। शिखर सर झुकाए बैठा था। रौनक ने कहा, भैया क्या दिख रहा था, कौन था वहाँ? शिखर कुछ नहीं बोल रहा था। अवंतिका भागकर किचन से पानी लाई। उसने शिखर को पीने के लिए पानी दिया। शिखर ने पानी पिया और फिर बताना शुरू किया। शिखर ने कहा, मुझे वहाँ जंगल के रास्ते पर वही आदमी दिखाई दिया, उसके पीछे 2 काले साएं और थे, वो मुझे घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गया, वह बहुत गुस्से में था, उसने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रौनक ने कहा, भैया वहाँ कोई नहीं था, मैंने भी देखा था, आप कल सो नहीं पाए हैं इसलिए आपको यह सब वहम हो रहा है। अवंतिका और रौनक मिलकर शिखर को समझा रहे थे, लेकिन शिखर ने जो कहा उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। जब हम कार को आग के हवाले कर रहे थे, ठीक उसी समय वह मेरे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही कार को देख रहा था, मैं रो रहा था। वह मेरे पीछे खड़े होकर हंस रहा था।
जैसे उसका बदला पूरा होने वाला है। रौनक ने शिखर को कहा, लेकिन भैया, मैं भी तो आपके साथ खड़ा था, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिखर ने कहा, तुम इस सब में शामिल नहीं थे, गुनाह मुझसे हुआ है, सज़ा मुझे मिलेगी। रौनक, तुम एक काम करो, अपनी भाभी को लेकर मुंबई चले जाओ, मेरे साथ जो होगा मैं सह लूँगा। यह सुनकर अवंतिका रोने लगी। उसे रोता देखकर रौनक ने कहा, भैया, हम आपको इस मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मैं कल माली काका से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन सुबह शिखर और रौनक गांव की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वहां हाथों में लठ लिए 4 गांव वाले पहरा दे रहे थे। चारों गांव वाले उनके पास आए। उनमें से एक बोला, साहब, हम आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, आप पर नरपिशाचों का साया है। अगर आप गांव में आए तो हमारे गांव में भी नरपिशाच घुस आएंगे। शिखर बोला, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, हमें माली काका से मिलना है। तभी एक काला मोटा आदमी लठ दिखाते हुए बोला, चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे। रौनक ने बात संभालते हुए कहा, भैया, हम तो बस माली काका से मिलना चाहते हैं, आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे बात करके चले जाएंगे। पहले वाले आदमी ने इशारे से दूसरे आदमी से माली को बुलाने के लिए कहा। वह चला गया। कुछ देर बाद माली काका को अपने साथ लेकर आ गया। माली काका, अरे साहब, आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रौनक बोला, काका, आप किसी को जानते हैं क्या जो इस सब से हमारा पीछा छुड़वा सके? माली काका ने कहा, हाँ, एक तांत्रिक है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। वह कुछ कर सकता है, उसने ही नरपिशाचों को बांध रखा था, तो आप हमें उसके पास ले चलिए। शिखर की बात सुनकर माली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बाइक पर किसी तरह बैठकर तीनों उस गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह तांत्रिक से मिले तंत्रिक ने शिखर के हाथ को अपने हाथ से छुआ और अचानक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या कर दिया तूने, एक आदमी को टक्कर मार दी। वह तड़पता रहा और तू वहां से भाग गया। माली काका ये सुनकर बोले, ये क्या कह रहे हो बाबा साहब, आप तो कह रहे थे आपको कुछ नहीं पता। शिखर बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, 2 नरपिशाचों ने उसका खून पीकर उसे मार दिया। अब वे तीनों मौका ढूंढ रहे हैं तुझे और तेरे परिवार को मारने का। रौनक जो यह सब सुन रहा था, वह बोला, बाबा, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया, हमें किसी तरह बचा लो, हम कहीं और चले जाएंगे। ये सुनकर तांत्रिक बोला, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम और तुम्हारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबकी जान को खतरा है। उस पार कौन रहता है तुम्हारा? रौनक ने घबराते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर तांत्रिक बोला, भूल जा उस लड़की को, नहीं तो उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। न वो कभी तुझसे मिलने आए और न तू कभी उससे मिलने जाएगा। और माली, तू भी अपने गांव में रह, इनके घर मत जाना, अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रह। माली घबरा जाता है। वह कहता है, बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मदद कीजिए, बचा लीजिए इन्हें। ये सुनकर तांत्रिक बोला, जिस रास्ते पर लोग जाने से डरते हैं वहाँ इन्होंने खून बहाया है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरी शक्तियाँ भी सीमित हैं, मैं कुछ देर के लिए इनकी मौत को टाल तो सकता हूँ, लेकिन वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वह आदमी जिसे तुमने मारा है वह नरपिशाच बन चुका है, उसका एक ही मकसद है इंतकाम। जब उसका इंतकाम पूरा होगा तब उसकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तुमने अपने साथ यहाँ रहने वाले सब लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। रौनक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा, आप तो सब जानते हैं, मेरे भैया भाभी को बचा लीजिए। ये सुनकर तांत्रिक बोला, मैं कोशिश करके तुझे बचा सकता हूँ, भूल जा अपने भाई भाभी को, तू उस गाड़ी में नहीं था, इसलिए तुझे बचा सकता हूँ, वो भी इस शर्त पर कि तुझे उस लड़की को भूलना होगा। गलती से भी तू उस रास्ते पर चला गया तो उन्हें पता लग जाएगा कि तू इसका भाई है, और तेरे साथ साथ वो उस लड़की के परिवार को भी ख़त्म कर देंगे। रौनक ये सुनकर रोने लगा। उसका प्यार, उसका जिसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता था, उसे कैसे भूल सकता है। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, उस लड़की को कुछ मत बताना, न ही उससे फ़ोन पर रिश्ता तोड़ दे। अगर उसे पता लग गया तो वह तुमसे मिलने आएगी। उसे और उसके परिवार को बचाना है तो दूर हो जाओ उससे। अब तुम सब जाओ, मैं तुम्हारे घर पूजा करने आऊँगा। उस पूजा से मैं तुम्हारे घर को बांध दूंगा। तुम्हें उस घर में कोई खतरा नहीं है, लेकिन घर के बाहर तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तांत्रिक की बात सुनकर तीनों वापस चल दिए। बाहर आकर माली ने कहा, साहब, जैसा बाबा कह रहे हैं कर लो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा।
मैं तो अब आपके घर आ नहीं सकता, न ही आप मुझसे मिलने आना। जब भी कोई परेशानी हो तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाना। घर आकर शिखर सोफे पर बैठ गया। अवंतिका ने पानी लाकर दिया। पानी पीकर शिखर अपने कमरे में चला गया। अवंतिका ने रौनक से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। अवंतिका अपने बेडरूम में पहुंची। शिखर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अवंतिका बोली, शिखर, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम घर में ही रहेंगे। क्या पता धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। शिखर बोला, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे तो मरना ही है। तुम दोनों शहर मुंबई चले जाओ, मैं जिंदा बचा तो आ जाऊंगा। वहीं अमृता को बुलाकर रौनक की शादी करा देना। वहाँ रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अवंतिका बोली, एक काम करते हैं, रौनक को भेज देते हैं। वैसे भी तांत्रिक कह रहा था वह रौनक को बचा लेगा। हमें कुछ हो भी गया तो रौनक तो बच जाएगा। अमृता को भी समझाकर वहीं भेज देते हैं। वे दोनों हमारे चक्कर में क्यों पिसें? हम दोनों साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। शिखर ने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जता दी। यह सुनकर अवंतिका को कुछ तसल्ली हुई। वह बोली, चलो दोपहर हो रही है, खाना खा लेते हैं। मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाओ, वहीं रौनक से बात भी कर लेंगे। यह कहकर अवंतिका किचन में चली गई और बाहर लगी हुई डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने में व्यस्त हो गई। इधर अपने कमरे में पहुंचकर रौनक रोने लगा। वह अपने प्यार को कैसे भूल सकता था। एक तरफ उसके भैया भाभी मौत के मुंह में जाने वाले थे, दूसरी ओर उसका प्यार उससे छिन रहा था। वह तकिए में सिर छिपाए रोता जा रहा था। तभी अवंतिका ने आवाज़ दी, रौनक जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। तुम्हारे भैया भी आ रहे हैं। रौनक का बिल्कुल मन नहीं था खाने का, लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो शिखर भी नहीं खाएगा। इसलिए वह हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। कुछ ही देर में शिखर भी आकर बैठ गया। अवंतिका खाना परोस रही थी। तभी रौनक बोला, भैया क्या सोचा है आपने? अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, हम कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं। मेरा मतलब है देश से बाहर, अमेरिका या लंदन कहीं भी सेटल हो जाएंगे। शिखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। हम दोनों का बचना मुश्किल है, लेकिन तांत्रिक भी कहाँ रहा था, तुम्हें बचाया जा सकता है। मैंने और अवंतिका ने यह फैसला किया है कि तुम मुंबई चले जाओ, वहीं अमृता को बुला लेना और शादी करके सेटल हो जाना। हम बच गए तो आ जाएंगे, नहीं तो हमें भूल जाना। मैं तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। जाने से पहले तांत्रिक से तुम्हारे लिए उपाय भी करवा देंगे। रौनक बोला, एक बात आप सुन लो भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब आप दोनों नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? मैं आपको अपने माता पिता की जगह मानता हूँ। अवंतिका बोली, भैया हम भी तो आपको किसी कष्ट में नहीं देख सकते। कम से कम इस खानदान का वंश चलाने वाला कोई तो जिंदा बचे। मेरी बात मानो, जैसा तुम्हारे भैया चाहते हैं वो करो। क्या पता हम भी बच जाएं तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। रौनक मानने को तैयार नहीं था। शिखर और अवंतिका बहुत देर तक उसे समझाते रहे। खाना खाकर तीनों बेडरूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सब देर से उठे, क्योंकि सुबह के समय थोड़ी नींद आ गई थी। रौनक ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा था। अवंतिका बेडरूम से बाहर आई। अरे रौनक, तुम कब जग गए? आज तो उठने में देर हो गई। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रौनक बोला, नहीं भाभी, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, आपसे कुछ बात करनी थी। अवंतिका सोफे पर बैठ गई। हाँ हाँ रौनक बोलो, क्या बात है? रौनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी मैं अमृता को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अवंतिका ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं रौनक, अभी ऐसा मत करना। तुम्हारी बात सुनकर वो हम सब से मिलने आ जाएगी। उसे भी उसी रास्ते से आना होगा। मैंने सुना है नर पिशाच बहुत तेज़ी से इंसानों की गंध सूंघ लेते हैं। कहीं उन्हें अमृता और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता लग गया तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम उसे फ़ोन करके कह दो कि बिजनेस के किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हो, आकर मिलेंगे। रौनक की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने उन्हें पोंछते हुए कहा, भाभी मैं ना आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, नहीं अमृता को आगे क्या होगा पता नहीं। अवंतिका ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भैया सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। कुछ ही देर में शिखर भी वहाँ आ गया। तीनों नाश्ता करने लगे। तभी शिखर ने कहा, रौनक क्या सोचा तुमने, कब जा रहे हो मुंबई? रौनक बोला, नहीं भैया, जो होगा सब मिलकर सह लेंगे। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। किसी तरह दिन बीता, रात होने लगी थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।
रौनक ने दरवाज़ा खोला तो सामने काला कुर्ता धोती पहले एक आदमी खड़ा था। इससे पहले कि रौनक कुछ कहता वह बोला, मुझे तांत्रिक बाबा ने भेजा है, वो रात को पूजा करने आएंगे। पूजा का सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और सभी नहाकर ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ जाएं। यह कहकर वह चला गया। उसकी बात सुनकर अवंतिका ने पूजा की सारी तैयारी कर दी। सभी नहाकर तैयार होकर एक कमरे में आसन बिछाकर बैठ गए। रात के 11 बज गए थे, लेकिन तांत्रिक का कुछ अता पता नहीं था। तभी किसी ने जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि तीनों डर गए। शिखर ने डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा, कौन है? बाहर से तांत्रिक की आवाज़ आई, जल्दी से दरवाज़ा खोल, मैं हूँ तांत्रिक। शिखर ने दरवाज़ा खोला तो देखा तांत्रिक अपने 2 चेलों के साथ खड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था। वे तीनों जल्दी से अंदर आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। शिखर बोला, ये आपके खून कैसे निकल रहा है? तांत्रिक के ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तभी वहाँ रौनक और अवंतिका भी आ गए। शिखर बोला, क्या कहा रहे हो बाबा, मुझे कैसे पता होगा? यह सुनकर तांत्रिक और उसके दोनों चेले हंसने लगे। उनके ठहाकों से पूरा घर गूंज गया। रौनक ने शेखर का हाथ पकड़ लिया और तांत्रिक की ओर इशारा किया। तांत्रिक की आंखें लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया था। रौनक बोला, भैया ये तांत्रिक नहीं है। यह सुनकर तांत्रिक बोला, हाँ सही कहा तूने, मैं वही हूँ जिसे तूने मारा था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा तू? शेखर, रौनक और अवंतिका तीनों डर से कांपने लगे। ये तो तांत्रिक के भेष में नरपिशाच उनके घर में आ गए थे। तीनों को सामने साक्षात मौत नजर आ रही थी। तभी तीनों नरपिशाच के रूप में सामने प्रकट हो गए। शिखर बोला, आपको मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों बेकसूर हैं। लेकिन तीनों नरपिशाच बिना कुछ बोले ठहाका लगा रहे थे। उनमें से तांत्रिक का रूप लिए नरपिशाच बोला, तू तो मेरा शिकार है, लेकिन ये दोनों जो मेरे साथ हैं, इन्हें भी तो खून पीना है। तभी दरवाजे के नीचे से धुआं आने लगा, जिससे तीनों नरपिशाच परेशान हो गए। पहला बोला, हमें भगाने का उपाय कर रहा है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस आएंगे। यह कहकर तीनों दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर भाग गए। तभी तांत्रिक एक आदमी को लेकर घर में आया। तांत्रिक बोला, मैं जैसे ही तेरे घर के सामने आया, मुझे एहसास हो गया कि तुम तीनों पर हमला हो चुका है। तभी मैंने धूनी जलाकर तेरे दरवाजे के बाहर फेंकी, जिससे वे तीनों भाग गए। अवंतिका जोर जोर से रोने लगी, बाबा आज आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम मारे जाते। शिखर और रौनक दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मौत अभी अभी उन्हें छूकर गुजरी थी। तभी तांत्रिक बोला, चिंता मत करो, मैं अभी मंत्रों से इस घर को बांध देता हूँ, फिर इस घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं पाएगी। चलो पूजा शुरू करते हैं। कुछ ही देर में तांत्रिक ने पूजा शुरू की। बहुत देर तक पूजा करने के बाद उसने हवन की राख को अपने चेले से घर के चारों ओर बिखेर दिया। जाने से पहले तांत्रिक ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, तुम लोग जब तक इस घर में हो सुरक्षित हो। लेकिन अगर किसी काम से बाहर जाओ तो ये माला ले लो, एक बार में एक ही आदमी बाहर जाए, वो भी इस माला को पहनकर। तांत्रिक चला गया। तीनों वहीं सोफे पर बैठ गए। रौनक बोला, भैया ये तो बहुत भयानक है, हम इनसे कब तक बच पाएंगे? शिखर बोला, पहले तो मैं इन सब पर कम विश्वास करता था, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मैं जान गया हूँ कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अवंतिका बोली, आप भी बेकार की बातें करते हो, कुछ नहीं होगा आपको, उपाय कर तो रहे हैं। तीनों एक दूसरे को समझा रहे थे, लेकिन खुद अंदर से डरे हुए थे।